उस दिन को सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाती है जब प्रयागराज में फिल्मी स्टाइल में पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उनके गनर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस वारदात के मास्टरमाइंड होने का आरोप अतीक अहमद और उसके बेटे असद पर लगा और यह पूरी तरीके से अब सच भी है। अतीक के गुनाहों के पन्ने पलटे तो वह दुर्दांत अपराधों, दरिंदगी, सत्ता और राजनीति के कुख्यात गठजोड़ से भरा हुआ था। लेकिन कहते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई से हार ही जाती है। अतीक और उसके बेटे असद की मौत के बाद भी उनके गुनाहों के सबूत लगातार सामने आ रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आप सभी का स्वागत है। आज पर्दाफाश में पर्दाफाश करेंगे उमेश पाल हत्याकांड की, बताएंगे कि इसका गुनहगार कौन है, क्यों हुई थी उमेश पाल की हत्या और इसके पीछे की कहानी से भी आज पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उमेश पाल को किस पिस्टल से मारी थी गोली? उमेश पाल हत्याकांड में एफएसएल रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। अतीक अहमद की पिस्टल से हुई थी उमेश पाल की हत्या। अतीक अहमद का बेटा असद चला रहा था पिस्टल। सबसे पहले पर्दाफाश करते हैं कि आखिर शूटआउट से जुड़े मामले में एफएसएल की रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ है। जी हां, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े मामले में एफएसएल की रिपोर्ट अब सामने आ गई है। इतना ही नहीं, उमेश पाल और दो सरकारी गनर शूटआउट मामले में एफएसएल की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा भी हुआ है। दावा किया गया है कि उमेश पाल और दोनों सरकारी गनर माफिया अतीक अहमद की पिस्टल से ही मारे गए थे। उमेश पाल के शरीर में फंसी गोलियों और मौके से बरामद खोखों की रिपोर्ट सामने आ गई है। वहीं लखनऊ एफएसएल रिपोर्ट से साफ हो गया है कि ऑटो कोल्ड पिस्टल से ही उमेश पाल की हत्या की गई थी। इतना ही नहीं, यह पिस्टल अतीक का बेटा असद चला रहा था। अतीक और अशरफ को रिमांड पर लेकर पुलिस ने कसारी मसारी में नाटे तिराहे के पास दबिश दी थी, जिसके बाद खंडहर नुमा मकान में छुपा कर रखी गई कोल्ड पिस्टल वहीं से बरामद की गई थी। इसकी एफएसएल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे साफ हो गया है कि उससे पिस्टल से चली गोलियां उमेश पाल और सरकारी गनर को लगी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। हत्याकांड के बाद मौके से खोखे, कारतूस और दो कोल्ड पिस्टल की बैलिस्टिक रिपोर्ट है। उमेश पाल और सरकारी गनरों के शरीर में मिले बुलेट बारूद के कण, गन पाउडर का मिलान बरामद पिस्टलों से किया गया है, जिसके बाद एफएसएल रिपोर्ट से पुष्टि हो गई है कि दोनों कोल्ड पिस्टल से चली गोली उमेश और सरकारी गनरों को लगी थी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि विजय चौधरी उर्फ उस्मान ने 32 बोर के पिस्टल से उमेश पाल को पहली गोली मारी थी। बता दें कि विजय चौधरी एनकाउंटर में मारा जा चुका है। पुलिस को उसके पास से पिस्टल बरामद हुई थी। इससे जांच के लिए एफएसएल के पास भेजा गया था। एफएसएल लैब में रिपोर्ट दी गई। विजय के पास से बरामद पिस्टल से ही उमेश पाल की गर्दन और अन्य जगहों पर गोली लगी थी। वहीं अरबाज के पास से बरामद पिस्टल से भी उमेश और गनर पर फायरिंग की पुष्टि हुई है। बता दें कि शूटर्स को सजा दिलाने के लिए एफएसएल की रिपोर्ट सबसे ज्यादा अहम मानी जाती है। हालांकि उमेश पाल शूटआउट केस में अब तक अतीक के बेटे असद समेत 4 आरोपी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। वहीं अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो चुकी है, जबकि 5-5 लाख के 3 इनामी शूटर बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। वहीं केस में नामजद माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी फरार है। उमेश पाल शूटआउट केस में फरार शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। केस में कई अन्य आरोपी भी वांटेड हैं, जिनकी तलाश तेज कर दी गई है। तो एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ये क्लियर हो गया है कि उमेश पाल हत्याकांड में कौन कौन से लोग दोषी हैं। अब पर्दाफाश में वक्त हो गया है इस बात से पर्दा उठाने का कि उमेश पाल कौन है, जिसको शूटरों ने गोलियों से भुना और कैसे कई सालों पहले एक हत्या से इस कहानी की शुरुआत हो गई थी। उमेश पाल की जब हत्या हुई तो इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सीएम योगी का एक्शन भी देखने को मिला। उमेश पाल के बारे में करीबियों का कहना था कि वह राजू पाल के तब से दोस्त थे जब वह सक्रिय जीवन
और राजनीति में नहीं थे। इतना ही नहीं, राजू पाल और पूजा पाल से उमेश पाल के रिश्तेदारी और घरेलू ताल्लुकात भी थे। रोज घर पर आना जाना और साथ में खाना पीना होता रहता था। कहा जाता है कि बचपन की यह यारी उमेश पाल ने आखिरी सांस तक निभाई है। वह राजू पाल हत्याकांड की पैरवी करते रहे, लेकिन किसी को क्या पता था कि मौत बन के शूटर उनके आसपास मंडरा रहे हैं। उस दिन भी उससे जुड़े एक मुकदमे की पैरवी के बाद ही जिला न्यायालय से घर के लिए रवाना हुए थे और घर के बाहर ही उनके लिए शूटरों ने मौत का डेरा डाल रखा था। घटना के बाद उमेश पाल के करीबी बताते हैं कि वह राजू पाल के साथ अपने रिश्ते को हमेशा याद करते रहते थे। कभी बात होती तो कहते कि राजू पाल के साथ बचपन बीता है। आंखों के सामने राजू पाल की हत्या हो गई थी, जो कभी भुला नहीं सकता। इतना ही नहीं, उमेश पाल ने कातिलों को सजा दिलाने की ठान रखी थी और इसके लिए वह राजू की पत्नी पूजा पाल के साथ लगातार हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी करते रहे। पूजा पाल की पैरवी पर ही सुप्रीम कोर्ट ने राजू पाल हत्याकांड की जांच सीबीआई के हवाले की थी और जब उसकी चार्जशीट लग गई तो उमेश पाल जल्द सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में पैरवी करने लगे। उमेश पाल को इंतजार था कि जल्द से जल्द कातिलों को सजा मिल जाए। उमेश पाल की पैरवी का ही नतीजा था कि जनवरी में हाई कोर्ट ने 2 महीने में राजू पाल हत्याकांड का ट्रायल भी शुरू करने का आदेश दे दिया। तब अतीक अहमद ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की तो उमेश पाल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान विरोध करने के लिए पहुंच गए थे। आखिरकार यही आदेश जारी हुआ कि 2 महीने में ट्रायल पूरा किया जाए, यानी जो मुकदमा इतने सालों से लंबित था उसमें 2 महीने बाद फैसला आने की पूरी संभावना थी और इससे उमेश पाल बहुत ही खुश थे। अपने करीबियों से कहते थे कि अब राजू पाल के कातिलों को सजा होनी पक्की है। उमेश पाल को यकीन था कि अतीक और अशरफ को उम्र कैद तो होगी ही होगी। वहीं करीबियों और रिश्तेदारों के अलावा तमाम लोगों ने उमेश पाल की मौत के बाद कहा कि राजू पाल को इंसाफ दिलाने के लिए उमेश पाल ने अपनी जान दे दी। अब इस बात से पर्दा उठाते हैं कि कैसे शूटरों ने राजू पाल हत्याकांड को अंजाम दिया था। तो 25 जनवरी 2005 और दोपहर 3 बजे का वक्त था। कुछ महीने पहले बासपा के टिकट पर शहर पश्चिमी का विधायक चुने गए राजू पाल पोस्टमार्टम हाउस में एक पीड़ित परिवार से मिलने के बाद धूमनगंज के नीवा में अपने घर के लिए रवाना हुए थे। उनके काफिले में 2 गाड़ियां थी, एक स्कॉर्पियो और दूसरी सफारी। क्योंकि पहले भी उन पर हमला हो चुका था, इस वजह से राजू पाल को पुलिस के सुरक्षाकर्मी मिले थे, जिन्हें राजू ने पीछे सफारी गाड़ी में भेज दिया और अपने करीबियों के साथ स्कॉर्पियो में बैठकर खुद ड्राइविंग करने लगे थे। लेकिन जैसे ही सुलेम सराय में दोनों गाड़ियां नेहरू पार्क मोड़ के पास पहुंची, तभी शूटरों ने घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। इस वारदात ने लोगों में दहशत फैला दिया था। गोलियों की बौछार के बीच राजू पाल और उसके करीबी देवी पाल और संदीप पाल भी मारे गए थे। वहीं करेली इलाके की रुखसाना भी जख्मी हुई थी। राजू पाल को गोलियों से छलनी गाड़ी से निकाल जीवन ज्योति अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत बताए जाने पर बसपा और राजू पाल समर्थकों ने सड़क पर आकर बवाल मचाना शुरू कर दिया। राजू पाल का शव पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया तो समर्थकों ने पुलिस से शव छीन लिया और शव को रखकर चक्का जाम कर दिया। फिर जमकर पथराव भी हुआ था। इसके बाद पुलिस बल ने किसी तरह शव को अपने कब्जे में लिया और दोबारा पोस्टमार्टम हाउस ले गई। लेकिन इतनी देर में सुलेम सराय समेत अलग अलग इलाकों में बसपा समर्थक पथराव करने लगे थे। रात में पुलिस ने राजू पाल के शव को जबरन बिना परिवार की मौजूदगी के अंतिम संस्कार कर दिया तो इस खबर ने आग में घी डालने का काम किया, जिसके बाद सुबह में हजारों समर्थक सड़क पर जमा हो गए थे और जाम लगाकर पथराव करने लगे। पुलिस अधिकारी पहुंचे तो उन्हें ईंट पत्थर मारते हुए खदेड़ दिया गया। फिर तो करेला बाग से लेकर झूसी और राजापुर से लेकर शिवकुटी और ग्रामीण अंचल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी थी। राजू पाल हत्याकांड के बाद दूसरे दिन बवाल शुरू होने पर तत्कालीन एसएसपी सुनील गुप्ता और एसपी सिटी राजेश कृष्णा पर शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन वे सुबह से दोपहर तक भागते दौड़ते इतना बौखला गए कि आपस में ही उलझ गए और उसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। बता दें कि उस समय कहा गया कि एसएसपी ने वायरलेस पर यह कह दिया कि टाइगर तुमने सब गड़बड़ कर दिया। तो टाइगर यानी कि एसपी सिटी ने भी तीखा जवाब दे दिया था। फिर क्या था, मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया। तत्कालीन थानाध्यक्ष घूमनगंज
परशुराम सिंह को निलंबित कर दिया गया, जबकि एसपी सिटी को भी हटा दिया गया। राज्यपाल हत्याकांड के वक्त यूपी में सपा की सरकार थी और माफिया अतीक अहमद का बोलबाला था, या यूं कहे कि दबदबा था। अतीक का ऐसा खौफ था कि पुलिस अधिकारी उसके दरबार में जी हुजूरी करते। आरोप तो ये भी था कि एक पुलिस अधिकारी उसकी गाड़ी में बैठकर घूमा करता था। बड़ी बात तो ये है कि राज्यपाल को अतीक से जान का खतरा था, लेकिन ये जानकर भी पुलिस लापरवाह बनी रही, जिसका अंजाम ये हुआ कि राज्यपाल की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, राज्यपाल की हत्या मामले में सबसे अहम गवाह उमेश पाल को भी मौत के घाट उतार दिया गया। और अब उमेश पाल हत्याकांड में एफएसएल की रिपोर्ट सामने आ गई, जिसमें ये खुलासा हो गया है कि उमेश पाल और दोनों सरकारी गनर माफिया अतीक अहमद के पिस्टल से ही मारे गए। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।